इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 2। वेलकम आप सभी का हमारे आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। आज भी बच्चों हम लोग इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ने वाले हैं। अभी 3-4 जो सेशंस आगे आपको इस चैनल पे मिलेंगे इकोनॉमिक्स के, वो इंडियन इकोनॉमिक्स को ही समर्पित रहने वाले हैं। आप सभी का सीए एकाग्रता फाउंडेशन बाय अड्डा 24/7 के चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम हर्ष और मैं आप सभी को इकोनॉमिक्स यहां पे पढ़ा रहा हूं। शाम के बज चुके हैं 5 और फटाफट से चलते हैं अपने सेशन पे। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के पहले देखी, इंडिपेंडेंस के दौरान देखी, और अब हम इंडिपेंडेंस के बाद वाली इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम 1947, 1950, 60, 70 तक पहुंच चुके हैं। चलिए बात करते हैं उसके भी आगे की, और धीरे धीरे क्या रिफॉर्म्स हुए हमारी इंडियन इकोनॉमी में, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कल जब हमने आपको पढ़ाया था तो यहां तक पढ़ा दिया था। द पॉलिसीज इन 1950s वर गाइडेड बाय 2 इकोनॉमिक फिलॉसफीज। क्या बोला जा रहा है भाई, 1950 में इंडियन इकोनॉमी में जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कराई गई, उनके पीछे 2 इकोनॉमिक फिलॉसफीज थी। और वो 2 इकोनॉमिक फिलॉसफीज क्या थी, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेटा उस जमाने के जो हमारे देश आजाद होने के 2-3 साल बाद की ये बात हो रही है। बेसिकली ये 1950s की बात हो रही है। 1947 15 अगस्त को हमारा देश जो है आजाद हुआ था। उस समय पे नेहरू जी जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनका जो विजुअलाइजेशन था वो एक ऐसी सोसाइटी बनाने के उस पे था कि जो एक सोशलिस्ट सोसाइटी हो। बेटा सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होती है भाई, सोशलिस्ट सोसाइटी का मतलब है कि जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर का रोल थोड़ा सा ज्यादा हो और प्राइवेट सेक्टर का रोल थोड़ा सा कम हो। मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ाई है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा हो, सोशलिस्ट जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ज्यादा हो, और मिक्स्ड जहां पे दोनों का रोल हो। ठीक है, तो इनका नेहरू जी का जो विजुअलाइजेशन जहां था, जो विजन था हमारी इकोनॉमी को लेके, वो था कि हम एक सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाएंगे और जिसका एम्फेसिस रहेगा बेटा हैवी इंडस्ट्रीज पे। हैवी इंडस्ट्रीज पे इसका एम्फेसिस रहेगा। तो ये तो हो गया बेटा पहला, है ना। ये आपको मैंने 2 फिलॉसफीज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये हो गया बेटा आपका ये हो गई आपकी पहली फिलॉसफी। चलिए दूसरी फिलॉसफी पे आते हैं, और जिस फिलॉसफी का नाम है द गांधीयन फिलॉसफी। द गांधीयन फिलॉसफी, देखिए नेहरू जी का मानना था कि हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, आयरन ओर पे फोकस करें, स्टील इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे फोकस करें। लेकिन बेटा गांधी जी का मानना ये नहीं था। गांधी जी का मानना ये था, अब गांधी जी तो हमेशा से ही स्वदेशी आंदोलन ले लीजिए, या जो नमक के उस पे जो उन्होंने जो पूरा चले थे, है ना, तो वो वाली आप मूवमेंट ले लीजिए। गांधी या चरखा चलाने की बात को ले लीजिए। गांधी जी हमेशा ही अपने जो काम रहे हैं उनसे समाज को एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, और वो ये है कि भाई स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के सामान को खरीदें और गांव में बनने वाली, विलेजेस में बनने वाली चीजों को थोड़ा सा वो करें, आगे बढ़ाएं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956, देखो बेटा इसके लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईपीआर बोलते हैं, वो 1956 में आया। दो प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हमारी सरकार को दिया कि भैया देखो ऐसे ऐसे अगर काम चलेगा तो सही रहेगा। अ नेचुरल आउटकम ऑफ द अनड्यू प्रायोरिटी फॉर पब्लिक सेक्टर वाज द डैम्पनिंग ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज। अब लेकिन बेटा हुआ क्या, प्रॉब्लम यह है कि देखो बेटा एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जहां पे एक तरफ पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर का रोल अपने आप कम हो गया। तो ऐसी चीजें आने लगी कि भाई पब्लिक सेक्टर को हमने थोड़ी प्रायोरिटी दी तो बेटा प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा डैम्पन हो गया, है ना, मतलब कि थोड़ा सा दब गया। ऑब्वियस रीजंस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वर डिस्करेज्ड। बेटा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज किया गया था 1950s के टाइम पे, जिससे कि बहुत निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अब देखो प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पा रहा है तो देश में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिले, और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई वो बहुत ही स्लो हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे के बारे में। अब क्या हुआ, अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाने के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा था। इंडिया ने फॉलो किया एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिससे कि बाहर के लोग भारत में आके अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर पाए, ऑन अ रिलेटिवली ओपन ट्रेड पॉलिसी अंटिल द लेट 1950s। 1950 तक इन्होंने ये पॉलिसी जो है फॉलो की। लेकिन 1958 में क्या हुआ बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नजर आया। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आप ऐसा समझो
कि इसमें दो तरीके के अकाउंट, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हिसाब किताब रखा जाता है कि हमारे देश के लोगों का बाकी के देश के लोगों से, फॉरेन के लोगों से क्या ट्रेडिंग, क्या जो है आप कह सकते हो व्यापार चल रहा है। इसमें भी दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारी चीजें इन दोनों अकाउंट्स में आती हैं। मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने के लिए मिला 1958 में, जिससे कि ये पता लगा कि देखो भैया फॉरेन एक्सचेंज जो भारत का है वो डिप्लीट हो रहा है। बेटा फॉरेन एक्सचेंज समझते हो ना, हमारी आरबीआई जैसे डॉलर को संभाल के रखती है और उसी के हिसाब से वो गोल्ड वोल्ड जो है निकालते हैं, उसी हिसाब से पैसे वैसे भी छापते हैं। तो हुआ क्या कि हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है बेटा वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगा, कम होने लगा, ठीक है। और उसका कॉन्स क्या हुआ कि ट्रेड में एंड रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायरिंग इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। क्या बोला जा रहा है, जब ट्रेड की बात हो रही है तो ट्रेड को थोड़ा और टाइटन किया गया। मतलब कि पहले फ्री ट्रेड की बातें हो रही थी कि भैया ट्रेड होने दो, लेकिन अब सरकार ने देखा कि यार इंपोर्ट से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितना मैंने आपको बताया था कल कि जितना आप सामान मंगाओगे बेटा उतना आपका नुकसान होगा। सरकार ने कहा अच्छा जी ऐसा नुकसान हो रहा है तो एक काम करते हैं कि अगर हम हमारे देश में कोई कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स यानी कि बेटा बड़े बड़े गुड्स, हैवी मशीनरी, कार, ट्रकें, इन सब चीजों का अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार ने नए तरीके की इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग ले आए। अब हर इंपोर्टर को जो इंपोर्ट कर रहा है सामान को उसको कुछ तरीके के लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ये इंपोर्ट कंट्रोल मेंटेन रहा बेटा 1966 तक। आप समझ रहे हो, 1958 से लेकर 1966 यानी कि 8 सालों तक ये इंपोर्ट, ये जो लाइसेंसिंग है वो चलती रही इन द फर्स्ट 3 डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन बेटा अब बात करते हैं कि भाई पहले के 3 जो डेकेड्स रहे 1950 से लेकर 1980 तक जो डेकेड्स रहे हैं, जो दशक देखे, जो 3 दशक बीते, इंडिया का जो एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी हुआ करता था, ऑफन रिफर्ड to as the Hindu growth rate was a modest 3.5%। बेटा इन 3 दशकों में जो जीडीपी का ग्रोथ हुआ वो क्या रहा, 3.5%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। Agriculture was not neglected. The thrust of the first decade and a half was on capital goods, capital intensive projects such as dam, power plant and heavy industrialization rather than consumer goods। और बेटा सरकार अपनी मेहनत कर रही थी। सरकार ने कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, है ना, हैवी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना शुरू किया और कंज्यूमर गुड्स को थोड़ा कम, है ना, वो दिया, प्रायोरिटी दिया। अब ये सब चल रहा था 1960 में क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा और, है ना, मतलब स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज किया गया। देयर हैज बीन अ शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी वाज इन मिड 1960s। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये सारी चीजें याद नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग का जो इकोनॉमिक्स का पेपर आता है वो एमसीक्यू का आता है, तो आपको हर एक चीज रटने की यहां पे आवश्यकता नहीं है कि भैया हर एक चीज रट रहे हैं आप। जैसे मैं आपको कहानी की तरह सुना रहा हूं ना, कहानी की तरह सुन लीजिए, कहानी की तरह ही पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपका काम डन हो जाएगा, काम 35 हो जाएगा। एग्रीकल्चर वॉज नॉट गिवन एडिक्वेट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द सेकंड प्लान एंड द आउटलेज वर रिड्यूस। क्या बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर वगैरह में थोड़ी समस्या आ रही थी। अब समस्या आ क्यों रही थी, देखो बेटा फेलियर ऑफ मॉनसून, है ना, बारिश नहीं हो रहा था। इसके अलावा लगातार 2 ड्रॉट आ गए हमारे देश में, सूखा पड़ गया, बारिश भी नहीं हो रही है, सूखा अलग पड़ गया। 1966 और 1967 में ये हालात देश के रहे, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही ज्यादा निगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली और इंडिया को फूड की प्रॉब्लम होने लगी। इंडिया में खाने के लिए अनाज जो है थोड़ा थोड़ा कम पड़ने लगा और इंडिया को डिपेंड होना पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर अपने फूड डिमांड को पूरा करने के लिए, फूड एड के लिए, है ना। इसके बाद ठीक है, बहुत जरूरी था कि इंडिया में एक फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा जंप करने की जरूरत थी, ठीक है। और जब सरकार ने ये देखा कि यार हम तो ना एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे और जिसकी वजह से भाई बारिश भी नहीं हुई, बाढ़ भी आ गई, तो सरकार ने अब पूरा ध्यान किसके ऊपर देना शुरू किया, एग्रीकल्चर के ऊपर देना शुरू किया। वॉज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। दिस इन फैक्ट किक स्टार्टेड एज स्ट्रेटेजिक चेंज इन द गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर पॉलिसीज। और गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज थी उनको भी यहां पे चेंज किया गया और गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज थी उनको भी यहां पे चेंज किया गया और उसको भी थोड़ा और बेहतर बनाया गया।
इस बेहतर बनाने में जो सबसे पहला काम हुआ बेटा वो हुआ हरित क्रांति, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या कहा गया कि भैया देखो अब एग्रीकल्चर आप पुराने तरीके से नहीं करोगे, अब एग्रीकल्चर में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ठीक है, एग्रीकल्चर में आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYV सीड्स का इस्तेमाल करो। एग्रीकल्चर में आप इंटेंसिव यूज ऑफ वाटर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करो ताकि आपकी जो फसल है वो जो है खराब ना हो। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मेजर रहा बच्चों। ध्यान रखिएगा कब हुआ बेटा, 1966 और 1967 के ड्रॉट सूखे के बाद यह फैसला लिया गया कि एग्रीकल्चर को थोड़ा और स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है और ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया गया। हरित क्रांति हिंदी में बोलते हैं। हरित क्रांति में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल, वाटर का इस्तेमाल, इन सब के इस्तेमाल को थोड़ा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पे थोड़ा जोर दिया गया। और इससे हुआ क्या, हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, जिसकी वजह से इंडिया अपनी फूड प्रॉब्लम से पार पा पाया। पार पाने का मतलब है थोड़ा इस प्रॉब्लम से निकल पाया। गवर्नमेंट ने इसके बाद 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया और है ना, और 1980 में 6 और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, यानी कि नेशनल लेवल के बैंक बना दिया। द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1965 एंड 1981 इज द वर्स्ट इन इंडिया हिस्ट्री। बेटा इंडिया के इतिहास में जो ये पीरियड रहा है 1965 से लेकर 1981 तक, ये वर्स्ट रहा है इंडियन इकोनॉमी में। वर्स्ट, ये मैं ये नहीं कह रहा भैया, आपका मॉड्यूल कह रहा है सीए का, भैया वर्स्ट रहा है। मतलब इन लगभग 10 और 6 16 सालों में बहुत इंडिया की इकोनॉमी की हालत खराब थी, बहुत गरीबी देखनी पड़ी लोगों को, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और है ना, तो ये सारी चीजें चल रही थी। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि इसके कुछ और रीजंस लिखे हुए, वो रीजंस क्या हैं जरा देखते हैं। लाइसेंस राज, इतने लाइसेंसेस सरकार ने लगा दिए थे, है ना, जिसने 1960s और 1970s के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा 3 बैक टू बैक वॉर हुई। किसके साथ हुई आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, चाइना पाकिस्तान के साथ, है ना। कब कब हुई, 1962 में हुई हमारे देश की वॉर, 1971 में हुई, 1965 में हुई। और इसके अलावा सूखा भी पड़ा। कब कब पड़ा आप देख रहे हैं, सब इसी 10 सालों में हो रहा है। मतलब इंडिया को बहुत कुछ फेस करना पड़ा बेटा इन 10 सालों में। इसके अलावा ऑयल के शॉक्स भी लगे 1973 और 1979 में, और इन सब से क्या हुआ, हमारा देश बहुत पीछे आ गया प्रोडक्टिविटी के मामले में, पैसों के मामले में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इंडिया बीइंग प्रैक्टिकली अ क्लोज्ड इकोनॉमी मिक्स्ड आउट ऑन द अपॉर्चुनिटीज बाय रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी। कि भैया दुनिया तो विकास कर रही थी, लेकिन भारत का विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। उस समय की बात कर रहा हूं, 1965 से लेकर 1981 तक। आगे देखिए, कुछ और चीजें हैं जो आप लोग को पढ़नी है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई रिफॉर्म्स कैसे कैसे लाए गए, और उसके बाद बात होगी आगे। देखिए क्या बोला जा रहा है कि फिर गवर्नमेंट थोड़ी सी जगी कि हाँ यार इंडिया की इकोनॉमी, देखो कहानी समझ रहे हो ना। मैंने अगेन बेटा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर दे रहा हूं, याद करने की जरूरत दरकार नहीं है आपको, दरकार है सिर्फ और सिर्फ इसको समझने की, कहानी की तरह की क्या क्या हुआ था। थोड़े फैक्ट अगर दिमाग में बैठ जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और फैक्ट पढ़ने के लिए ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, और इसको जो है पढ़ते रहो। ठीक है, 1-2 बार 3 बार आप रीडिंग कर लेते हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं, आपका काम इंडियन इकोनॉमी में हो जाएगा। 5-6 क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, तो बेटा बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी आई, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट समझ गई थी कि यार हो क्या रहा है देश में, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और बच्चों गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके द्वारा इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके हमारे देश में। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू किया, है ना। Equity driven policies were also largely anti-growth. The monopolies and restrictive trade practices MRTP Act 1969 was aimed at regulation of large firms. अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। कहानी ये है कि गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट भी आपकी हमारी तरह सोचती है, विचारती है, स्ट्रेटेजी लाती है, लेकिन कई बार स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ सबके साथ बराबर हो,
ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि भारत देश की ऐसी इकोनॉमी है नहीं कि सबके पास बराबर का पैसा हो। भारत देश की इकोनॉमी अलग तरीके से काम करती है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि इनकम और वेल्थ की उतना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। लेकिन सरकारें अपनी कोशिश करती हैं। तो सरकार ने कोशिश करते करते एक काम और किया। क्या किया? उन्होंने एक एक्ट बनाया, कानून बनाया। कानून का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। बेटा नाम से बताता हूं, मोनोपोली का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, जहां पे एक फर्म क्या कर लेती है, पूरा पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लेती है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि आप कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्टिव कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो एमआरटीपी एक्ट 1969 बनाया गया और इसका एम था कि भाई लार्ज फर्म्स को थोड़ा रेगुलेट किया जाए, है ना, जो मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास लार्ज मार्केट पावर है। सेवरल रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन देम, और ऐसे लार्ज फर्म्स पे कुछ और रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जैसे कि इनको तरह तरह के लाइसेंस लेने के लिए बोला गया, जैसे कि इनको तरह तरह के मर्जर करने के लिए बोला गया, इनको तरह तरह के एक्विजिशंस करने के लिए बोला गया, या उस पे अगर वो लोग कर रहे थे तो उन पे रेगुलेशंस लगाए गए। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि इस पॉलिसी के नाते रेस्ट्रिक्ट हो गया क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। मतलब समझ रहे हो, जो बिग बिजनेस हाउसेस थे, जो ग्रो कर सकते थे, जो एक्सपैंड कर सकते थे, वो इस एक्ट या इस कानून के आने के बाद नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए। In 1967, the policy of reservation of many products for exclusive manufacture by the small scale sector was initiated। और बेटा 1967 आया जहां पे पॉलिसी बनाई गई कि भाई देखो ऐसा है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े फर्म्स नहीं बना पाएंगे, है ना। हम एक पॉलिसी लाते हैं जहां पे हम रिजर्व करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर को ही अलाउ होगा। मतलब सरकार बेसिकली करना ये चाह रही थी कि भाई आप सब कुछ बनाओ, कुछ सामान ऐसे छोड़ दो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन हो पाए, और जो लोग छोटे लेवल पे आके व्यापार करना चाह रहे हैं, भारत देश में बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो कर पाए। ठीक है। और इसके पीछे जो रीजन दिया गया वो ये दिया गया सरकार के द्वारा कि भाई हम लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के जो है सपोर्ट में खड़े हैं। लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यह है बेटा कि मशीनों से काम मत करवाओ, लेबरों से करवाओ। अब उससे होगा क्या कि जब लेबर काम करेगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो आप जानते ही हो, आपने नेशनल इनकम पढ़ा है, इनकम फेस में अच्छा होगा, एक्सपेंडिचर फेस में अच्छा होगा, देश का विकास होगा। दूसरी चीज है कि भाई भुखमरी जैसी हालत नहीं आएगी, क्योंकि सब लोग पैसे कमा पाएंगे, है ना। तो लेबर इंटेंसिव में यही होता है भाई, लेबर ज्यादा एम्प्लॉयड होते हैं, है ना, ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां निकल पाती हैं, और जिससे कि जो लोग लेबर है, जो लोग उतने स्किल नहीं है, वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर ऐसा चलता रहा तो ये सब हो रहा था भैया। अगर बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जो लाए गए, अब कहानी कहां आती है? अब कहानी देखिए, मैंने आपको क्या क्या स्टडीज में पढ़ाया। देखिए 1947 के पहले, है ना, मैंने आपको पढ़ाया। उसके भी बहुत पहले प्राचीन भारत में कौटिल्य और अर्थशास्त्र की जो बात कही गई थी उसके बारे में मैंने पढ़ाया। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद 1947 के बाद क्या है वो मैंने आपको पढ़ाया। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं 1981 तक। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं 1981 के बाद की। हुआ क्या? अब जो जीडीपी का एनुअल ग्रोथ रेट रहा वो अपने 6th 5 ईयर प्लान, आप समझ रहे हो ना, हर 5 साल में 5 ईयर प्लान बन रहे थे, और जो छठा 5 ईयर प्लान बना जिसका पीरियड था 1980 से लेकर 1985 तक, और जो 7th प्लान बना जिसका पीरियड था 1985 से लेकर 1990 तक, वर 5.7% एंड 5.8%। यानी कि जहां पहले जीडीपी का ग्रोथ 3.5% था, अब जीडीपी का ग्रोथ पिछले 10 सालों में 5.7% और 5.8% देखने के लिए हमको मिला। 1980 में जो अर्ली रिफॉर्म्स बनाए गए, है ना, उनके एरियाज, मतलब आप समझ रहे हो ना, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 1980 की बात कर रहे हैं। तो 1980 में जो रिफॉर्म्स आए गए उन्होंने 3-4 एरियाज को कवर किया, जैसे कि इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन। ठीक है, इन 3 चीजों पे बेसिकली सरकार ने बहुत ही फोकस किया। 1985 में डी लाइसेंसिंग हुआ, 25 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज वाज डन, दिस वाज लेटर एंड एक्सटेंडेड टू मेनी अदर्स। क्या बोला जा रहा है? डी लाइसेंसिंग मतलब बेटा कि भाई आप लोग आराम से व्यापार वगैरह करो, हम आपसे लाइसेंस उतना तगड़े लेवल पे नहीं लेंगे। ठीक है,
आगे देखिए क्या हुआ, सब कहानी है इस चैप्टर में, सब कहानी है, आराम से पढ़िएगा। एक फैसिलिटी और लाई गई बेटा जिसका नाम था ब्रॉडबैंडिंग, ब्रॉडबैंड। अब ब्रॉडबैंड क्या होता है सर, ब्रॉडबैंड क्या होता है? देखिए ब्रॉडबैंड ये वो नहीं है इंटरनेट वाला, was accorded for industries group to allow flexibility and rapid changes in their product mix without going in for fresh licensing। मतलब बेसिकली ब्रॉडबैंडिंग का मतलब ये है कि मान लेते हैं मेरी इंडस्ट्री फोन बना रही है, अब मुझे बनाना है बॉटल, तो फोन मैं बना रहा हूं तो बॉटल बनाने के लिए फिर मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी लाई गई कि एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है, हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। लाइसेंसों को बेसिकली थोड़ा कम किया गया। देखिए लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, लाइसेंस को कम किया गया कि भाई पहले आप फोन बनाते थे, अब आप बोतल बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भाई आप प्रोडक्ट मिक्स में जो चेंजेस करना चाहो करो, आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओ, लेकिन ज्यादा फ्रेश लाइसेंस है ना के ऊपर मत जाना, विदाउट गोइंग फॉर द फ्रेश लाइसेंस। इन अदर वर्ड्स, द फर्म इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वाज अलाउड टू चेंज देयर प्रोडक्ट मिक्स विद इन देयर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। क्या बोला जा रहा है? दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज थी वो अपने प्रोडक्ट में चेंज कर सकते थे। एग्जांपल, फर्म्स में स्विच प्रोडक्शन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन सच एज ट्रक एंड कार। मतलब अगर आप ट्रक बनाते हो तो आप कार बना सकते हो विदाउट अ न्यू लाइसेंस, आपको नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई कंपनी कार बनाती है तो वो ट्रक बना सकती है, ट्रक बनाती है तो वो कार बना सकती है, आपको नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है ट्रक या कार बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, एक बात और, MRTP एक्ट में, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट में कुछ नियम थे, उस नियम के अकॉर्डिंग ही तय होता था कि लार्ज फर्म कौन सी है। भाई MRTP एक्ट में लार्ज फर्म्स को रेगुलेट करने की बात करी गई है, तो बेटा लार्ज फर्म्स कौन सी हैं, सवाल यह आता है ना। तो लार्ज फर्म्स पहले MRTP एक्ट में जो कम पैसा कमाते थे उनको भी लार्ज फर्म माना जाता था, परंतु अब 1958 और 1985 और 1986 में कुछ है ना अमेंडमेंट किए गए, और जो एसेट की लिमिट थी है ना वो रखी गई 20 करोड़ से 100 करोड़। मतलब पहले जिन कंपनियों के पास 20 करोड़ के एसेट थे उनको लार्ज माना जाता था, और अब जिनके पास 100 करोड़ हैं एसेट के फॉर्म में उनको लार्ज माना जाएगा, उनको लार्ज माना जाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो पहले 20 करोड़ वालों को ही लार्ज माना जाता था, अब 100 करोड़ वालों को लार्ज माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटीज वर कन्वर्टेड इनटू अ मॉडिफाइड वैल्यू एडेड मॉड वैट, है ना। वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि बेटा आप जो सामान बना रहे हो तो हर स्टेज पे जो टैक्स लग रहा है उसे कहते हैं वैल्यू एड। यानी कि अगर प्लास्टिक खरीदा तो प्लास्टिक पे टैक्स, प्लास्टिक से मार्कर बनाया तो मार्कर पे टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। आगे देखिए, तो ये सब कहानियां हुई। आगे देखिए, अब हुआ क्या, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। तो ये सब हमारे देश में चल रहा था, 1981 से 85 आया, 1992 आया, ठीक है, 1988 आया। अब हुआ क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे देश में स्टॉक मार्केट को लेके बहुत तगड़े लेवल पे जोश आ गया था। स्टॉक मार्केट हमारे देश में थोड़ा सा पनपने लगा था, लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने लगे थे, सुनने लगे थे, समझने लगे थे। यहां पे एक बहुत बड़ा नाम आता है हर्षद मेहता का, बहुत बड़ा नाम। उस जमाने में हर्षद मेहता को बिग बुल कहा जाता था। बिग बुल क्यों कहा जाता था? क्योंकि हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के बुल हुआ करते थे। बुल यानी कि बुलिश, जो लोग बुलिश होते हैं, चढ़ते हुए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, ले मैन की लैंग्वेज में। और जो लोग गिरते हुए स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं उनको कहते हैं बियरिश, जो होते हैं बियर्स। हर्षद मेहता बुल थे, बिग बुल। और क्योंकि वो बिग बुल थे तो बिग बुल का मतलब बिग बी, और बिग बी आप जानते हो कि उसको कहा जाता है अमिताभ बच्चन को। तो हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। मैं आपको बताता हूं, 1988 अप्रैल 12 एस्टैब्लिश हुई सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, जब 1988 में सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो सेबी को एक ऐसी बॉडी बनाई गई जो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है। सेबी को डाला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है, सेबी को डाला गया। लेकिन इसके बाद की कहानी यह है कि जब हर्षद मेहता जी का हुआ स्कैम, अब हुआ क्या
कि हर्षद मेहता जी ने 1992 के दौरान कर दिया बहुत बड़ा स्कैम। और जब हर्षद मेहता जी ने स्कैम किया तो उस समय के बहुत एक मशहूर वकील हुआ करते थे राम जेठमलानी, ठीक है, राम जेठमलानी, ये उस समय के बहुत मशहूर वकील हुआ करते थे। इन्होंने और हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे जाके फ्री में डाल सकते हो। और इन दोनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें क्या कहा, दिस इज नॉट अ हर्षद मेहता स्कैम, और ये जो स्कैम है वो पीवी नरसिम्हा राव स्कैम है। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे मैं आपको बता देता हूं। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव एक बहुत बड़ा नाम थे क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। जी हां, पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के ऊपर स्कैम का आरोप लगा, और वो भी देश के सबसे बड़ा स्कैम। हालांकि क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे तो उनको कुछ हुआ तो वैसे भी नहीं, लेकिन ये भी नहीं पता लग पाया कि क्या सच क्या झूठ। खैर वो बात मिट्टी में दबा दी गई। और 1992 में जरूरत ये लगी कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में इतना सब कुछ हो गया, इतने लोगों के पैसे डूब गए और वो बात अभी तक बाहर भी नहीं आई। तो बेटा 1992 में क्या हुआ, सेबी को अब हमने स्टैटरी बॉडी बना दिया, यानी कि सेबी को अब किसी भी मंत्रालय के अंदर काम नहीं करना पड़ेगा। सेबी बिल्कुल इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र तरीके से काम कर सकती है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सेबी बनी कब, तो आप आंसर देंगे 1988। लेकिन सेबी को कब अपने स्टैटरी पावर्स मिले, 1992 में मिले। ठीक है सर जी, आगे देखिए। तो द ओपन जनरल लाइसेंस ओजीएल लिस्ट वॉज स्टेडली एक्सपेंडेड, द नंबर ऑफ कैपिटल गुड आइटम्स इंक्लूडेड इन द ओजीएल लिस्ट एक्सपेंडेड स्टेडली रीचिंग 1329 इन अप्रैल 1990। क्या बोला गया कि बेटा एक ओपन जनरल लाइसेंस नाम से पता लग रहा है कि ये लाइसेंस ले लो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें बार बार बहुत सारे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस लाइसेंस के अंदर कैपिटल गुड्स डाले गए 1329, जिससे कि बड़ा हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को। ठीक है, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स ऑन सीमेंट एंड एल्यूमिनियम वर एंटायरली अबॉलिश्ड। देखो बेटा पहले सीमेंट और एल्यूमिनियम पे कंट्रोल किए जाते थे। कैसे कंट्रोल? प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंट्रोल। लेकिन अब उन कंट्रोल्स को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे देखिए, द एक्सचेंज रेट वॉज सेट एट अ रियलिस्टिक लेवल विच हेल्प्ड एक्सपैंड एक्सपोर्ट्स एंड इन टर्न रिड्यूस प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज नीड फॉर इंपोर्ट। सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे मेजर्स लिए गए जिससे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारे देश का थोड़ा सही हो सके। तो ये सब आपको समझ में आया, पूरी कहानी समझ में आई। चलिए, तो अगर ये कहानी समझ में आपको आ चुकी है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और सर जी हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 की। तो अब देखिए क्या हुआ, यहां पे आते हैं और सर जी बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 की कि यहां पे क्या सीन चले, फिर क्या है ये रिफॉर्म्स, इनके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए जी, तो अपन पहुंच गए यहां पे। अब देखिए हुआ क्या 1991 में, कब 1991 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, और हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे श्री मनमोहन सिंह जी, जिनका हाल फिलहाल में अभी अभी निधन भी हुआ है। तो मनमोहन सिंह जी, ठीक है, ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इन दोनों के तहत इन दोनों ने हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला गया। और ये इकोनॉमिक रिफॉर्म से एलपीजी पॉलिसी, जिसको कई लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का भी नाम दिया, कब किसका नाम, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम भी मिला, एलपीजी पॉलिसी का नाम भी मिला, अलग अलग नाम इसको मिले। चलिए इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ये बेटा तब की तस्वीर मैं आपके लिए लेके आया हूं जब हमारे पीवी नरसिम्हा राव और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ये एलपीजी पॉलिसी प्रेस में रिलीज कर रहे थे। और एलपीजी मॉडल से बदली तस्वीर, ये उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स की फोटो है जब ये फोटो छपी थी मनमोहन सिंह जी की, जब उन्होंने एलपीजी पॉलिसी को जो है लॉन्च किया था। तो देखिए हेडिंग क्या है, कह रहे हैं इंडिया एम्बार्क्ड ऑन अ बोल्ड सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 अंडर द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो इंडिया ने 1991 में एक बोल्ड स्टेप लिया। बोल्ड स्टेप था
एलपीजी पॉलिसी का लॉन्च करना, नरसिम्हा राव जी की सरकार में यह काम हुआ। द कॉजेज एट्रीब्यूट्स आर, क्या कॉजेज दिए गए, ध्यान से सुनिएगा। मतलब एलपीजी पॉलिसी की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ये आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए देखिए, अभी तक आप लोग मोटी मोटी बात समझ गए होंगे कि हमारे देश में रिफॉर्म्स की जरूरत क्या पड़ रही है। द फिजिकल इनिशिएटिव्स फॉर इनहैंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1980s सॉ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंटली एक्सीडिंग रेवेन्यू रिसीव्ड्स। क्या बोला जा रहा है कि भाई जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, गवर्नमेंट का जो खर्चा था वो बढ़ता जा रहा था और गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट थी वो कम होती जा रही थी, जिससे कि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। फिजिकल डेफिसिट माने कि फिजिकल डेफिसिट यानी कि जो गवर्नमेंट का लॉस हुआ, तो जो बेटा गवर्नमेंट का लॉस हो रहा था, जो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा था, वो सरकार कैसे पूरा कर रही थी, उधार ले रही थी, लोन ले रही थी। किससे लोन ले रही थी, देश के अंदर भी लोन में थी सरकार, डोमेस्टिक डेप्ट में भी थी और एक्सटर्नल डेप्ट में भी हमारे देश की सरकार थी। Persistent huge deficits leads to swelling public debt and a large proportion of government revenues had to be earmarked for interest payment। और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का बहुत सारा पैसा कहां चला जा रहा था बेटा, इंटरेस्ट की पेमेंट में चला जा रहा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप डेप्ट लोगे तो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे कि सरकार अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में और जनता की भलाई में खर्च नहीं कर पा रही थी, बहुत सारा नुकसान हो रहा था। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, अगला देखिए क्या है, अगली कहानी ये है सर जी, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टच द लोवेस्ट पॉइंट। आगे देखिए क्या 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 क्या, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या ऐसा हो गया कि एलपीजी पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ी। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे देश के थे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ओके, चलिए, जो हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ करते थे वो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे आ चुके थे, लोवेस्ट पॉइंट पे आ चुके थे विद रिजर्व ऑफ ओनली 1.2 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। और जिससे कि इंडिया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज इतना ज्यादा कम था बेटा, इतना ज्यादा कम था कि इंडिया के इंपोर्ट्स सिर्फ 2 हफ्तों तक चलाए जा सकते थे। समझ रहे हो किस लेवल पे आ गई थी इंडिया की इकोनॉमी, बिल्कुल खस्ता हालत पे। तो इंडिया के पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि इंडिया के जो टोटल इंपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 2 हफ्तों तक फाइनेंस हो सकते थे, और इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत बहुत तगड़े लेवल पे पड़ी। इसके अलावा बेटा गल्फ वॉर 1990 में जो हुई, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल था, जो कच्चा तेल था, उसके भी प्राइसेस अचानक से ट्रिगर हो गए, और जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बिगड़ता जा रहा था। और देखिए क्या क्या हुआ, ठीक है, ओके। अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे बहुत सख्ती कर रखी थी, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट करने ना कर पाने की वजह से जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो कम हो रहा था। क्योंकि भाई मशीन वगैरह आएगी तभी तो आप सामान बनाओगे ना, मशीन वगैरह आ ही नहीं रही है देश में आपके, क्योंकि आपने इंपोर्ट पे लाइसेंस इतने लगा रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो मशीन वगैरह आ नहीं रही, तो आप आउटपुट नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो भी एक प्रॉब्लम। इंडिया को डिपेंड होना पड़ रहा था एक्सटर्नल बोरोइंग पे, मतलब देश के बाहर से पैसा लेना पड़ रहा था, और आईएमएफ से पैसा लेना पड़ रहा था बेटा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ से पैसा लेना पड़ रहा था भारत को, आईएमएफ से भारत देश को पैसा लेना पड़ रहा था, ठीक है। और है ना, और उस समय जो क्राइसिस था उसको क्या बोला गया, नाम दिया गया क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, की भैया है ना, क्राइसिस है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, समझ गए। चलिए खैर आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। द रिफॉर्म्स इन 1991 एम टू मूव द इकोनॉमी टुवर्ड्स अ ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन एंड एक्सटर्नल ओपननेस। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि एलपीजी पॉलिसी का सीन क्या रहा। देखो बड़ा बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बात समझाता हूं कि एलपीजी है ना, जिसका मतलब क्या है, एल हियर स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, एल हियर स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, ओके। यहां पे बात ये हुई बच्चों कि लिबरल रहो, लिबर्टी दो लोगों को, लिबरल रहो। लिबरल रहने का मतलब है कि छूट दो, आजादी दो, फ्रीडम दो। किस चीज से फ्रीडम, अननेसेसरी के जो आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, अननेसेसरी के जो आप कंट्रोल कर रहे हो, अननेसेसरी के जो लाइसेंस हमको लेने पड़ रहे हैं वो हटाओ यार। क्यों लगा रखे हैं, मेरा मतलब यार लाइसेंस क्यों, रेस्ट्रिक्शंस क्यों,
ठीक है, लाइसेंस लेने हैं, जरूरी है बिजनेस करने के लिए, जरूरी वाले लगा दो, गैर जरूरी लगा रहे हो यार, दिक्कत कर रहे हो। प्राइवेटाइजेशन में क्या बोला गया? प्राइवेटाइजेशन में कहा गया कि देखो भैया, पब्लिक सेक्टर उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा सा कम करिए और प्राइवेट सेक्टर के रोल को थोड़ा सा ग्रो करवाइए। ग्लोबलाइजेशन में देखो बच्चा क्या कहा गया? ग्लोबलाइजेशन में कहा गया कि भाई टर्निंग द होल वर्ल्ड इनटू ए स्मॉल विलेज, पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दो। ग्लोबलाइजेशन, आज बेटा ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आप अमेरिका जा सकते हो। सर हम नहीं जा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, वो एक अलग बात है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम नहीं जा सकते, वो एक अलग इशू है, लेकिन पैसा है तो मना नहीं करेगा कोई जाने से। यूके जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, वियतनाम जा सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, श्रीलंका, भूटान, वियतनाम, 100 कंट्रीज में तुम जा सकते हो। इंडोनेशिया जा सकते हो, क्यों? मालदीव्स, मलेशिया जा सकते हो, सिंगापुर जा सकते हो, क्यों? क्योंकि बेटा ग्लोबलाइजेशन है। इसके अलावा वहां से कुछ सामान खरीद के ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। वहां से कुछ सामान आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहां का सामान वहां जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ताजमहल देखने के लिए फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये सब किसकी वजह से? हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। समझ रहे हैं आप लोग बात को? चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन में ये सारी बातें हुई। खैर अपन आते हैं आगे, देखते हैं इन रिफॉर्म्स को क्या बोला गया। बेटा मैंने आपको बता दिया, इन रिफॉर्म्स को बोला गया लिबरलाइजेशन। क्या दब गया भाई मुझसे गलती से? चलिए, इन रिफॉर्म्स को क्या बोला गया? इन रिफॉर्म्स को गलती से इन रिफॉर्म्स को बोला गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनका मेन एम क्या था? सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट। कि भाई सबसे पहले तो क्या करो, किसी एक यूनिट की बात नहीं हो रही। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? किसी एक यूनिट की बात नहीं करो, पूरे देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सबसे पहले तो स्टेबलाइज करने की कोशिश करो। फिजिकल डेफिसिट को देश के कम करने की कोशिश करो, रिड्यूस करने की कोशिश करो। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करो। ओके, और देखिए फिजिकल डेफिसिट यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है सरकार का और इनकम कम हो रही, तो उसके जो लॉस हो रहे हैं। इकोनॉमी की रीओरिएंटेशन करो, है ना, एज अ फ्रॉम अ सेंट्रली डायरेक्टेड एंड हाईली कंट्रोल्ड वन टू अ मार्केट फ्रेंडली और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। क्या बोला जा रहा है? इंडियन इकोनॉमी की वर्ल्ड में जो इमेज बनी हुई थी, वो क्या इमेज थी पता है आप लोग को? कि इंडियन इकोनॉमी बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी है, किसी को बाहर से आने नहीं देंगे। बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी है, किसी को बाहर से आने नहीं दिया जाएगा। इंडियन इकोनॉमी की एक इमेज ये थी, और एक इमेज हमें बनानी थी। वो इमेज क्या है? कि इंडियन इकोनॉमी मार्केट फ्रेंडली है। और ये कैसे हो पाएगा? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से हो पाएगा। तो इसलिए ये रिफॉर्म्स लाए गए। ठीक है, चलिए आगे इन पॉलिसीज को देखते हैं। ये जो पॉलिसीज थी, इनको ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए गए, ताकि इकोनॉमी को सबसे पहले क्या किया जाए। देखिए कोई मरीज है, कोई पेशेंट है और उसको कोई बीमारी हो गई, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है कि कम से कम जिंदा रहे। उसके इलाज तो बाद में होगा, सबसे पहले जिंदा रहे। आप खुदा ना खास्ता कभी जाना पड़े अस्पताल इमरजेंसी में, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे तो मान लेते हैं कभी आपने ऐसा कोई दृश्य देखा जहां पे किसी को चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना हुई, कोई चोट लग गई, तो डॉक्टर सबसे पहले इलाज करने की कोशिश नहीं करता कि भैया आप लाए हैं तो कुछ टूटा फटा है तो उसको तुरंत तुरंत जोड़ दो ना। पहले डॉक्टर स्टेबलाइज करता है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। एक बार डॉक्टर को ये कंफर्म है कि अब ये मतलब ये सब 10-15 मिनट नहीं लेता, तुरंत डॉक्टर ने तुरंत उसको बैठाया, लिटाया, तुरंत पहले कुछ शॉर्ट वॉट दिए जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो गया, अब उसका इलाज शुरू होगा। ठीक है, इकोनॉमी बीमार थी उस टाइम पे, तो सबसे पहले क्या करना है? स्टेबलाइज करिए। सबसे पहले वो हिले ना, जिस जगह पे है सबसे पहले तो वहीं रहे। ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लॉस तो ना ही हो, प्रॉफिट भले ना हो। स्टेबलाइज करिए। स्टेबलाइज किया, फिर इन्फ्लेशन, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखा। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, है ना, जिससे कि लॉन्ग टर्म में, देखिए मैंने बताया ना, पहले शॉर्ट टर्म में सही करिए, लॉन्ग टर्म में फिर अपने आप सही होगा, फिर लॉन्ग टर्म में थोड़ा और बेहतर बनाइए। ठीक है, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी लेके आइए, सामान बनाइए, कॉम्पिटिटिवनेस लेके आइए, है ना, ये सब आप चीजें करिए और इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को साथ में लाने की कोशिश करिए। चलिए सर, अब आते हैं हम लोग फिजिकल रिफॉर्म्स पे। और ओके न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे बाद में बात करेंगे, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स और
चलिए, सो अब हम लोग को बेटा ना, अब हम लोगों को अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। आप लोग बात समझ रहे हो? देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल रिफॉर्म्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट, मतलब ये हो गया तीसरा रिफॉर्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चौथा। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, पांचवा। हम लोग इतना सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग को टोटल अब 5 रिफॉर्म्स पढ़ने। ओके, हाँ जी, डन डना डन डन। तो सबसे पहले आज हम 2 तरीके के रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, एक ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, दूसरा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द फिजिकल रिफॉर्म्स, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल रिफॉर्म से अपनी कहानी को अपन शुरू करते हैं। ओके, फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है ना? गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है ना? चलिए, तो अगर आप फिजिकल डेफिसिट निकालना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि आप क्या करो, आप टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल रिसिप्ट को क्या कर दो, कम कर दो। तो जो अमाउंट आएगा उसको आप लोग क्या कह दोगे? फिजिकल डेफिसिट कह दोगे। चलिए, अब हुआ क्या कि देश में एक होता है नुकसान, एक होता है थोड़ा नुकसान, एक होता है बहुत ज्यादा नुकसान। तो देश में हो रहा था बहुत ज्यादा नुकसान, डेफिसिट लेवल बढ़ते ही जा रहे थे, है ना? इसके लिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक फिजिकल डिसिप्लिन लाया जाए, फिजिकल डेफिसिट को कम करके, ठीक है? क्योंकि ये जो क्राइसिस हो रहा था, ये किसकी वजह से हो रहा था? एक्सेसिव डोमेस्टिक डिमांड। देखिए, इंडिया में लोगों की डिमांड बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसे आ रहे थे, इंपोर्ट बढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया, जब बाहर के सामानों की डिमांड बढ़ेगी, जब इंपोर्ट बढ़ेंगे, ठीक है, तो भारत का पैसा बाहर जाएगा। एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हो, इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले देखिएगा, हमारी सरकार ने ये इंश्योर किया कि लोग हमारे देश में टैक्स भरें, टैक्स कंप्लायंस बेहतर हुई, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश हुई। देखिए, सरकार को चलाने में भी बहुत खर्चा होता है, तो सबसे पहले सरकारी खर्चों को कम करिए, सरकार अपने आप अच्छी चलने लगेगी। जैसे आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने बोला कि भाई हम वीआईपी गाड़ी में नहीं घूमेंगे, हम वैगनार से ही घूमेंगे। हालांकि, है ना, वो एक अलग मैटर है, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई सरकारी भी खर्चे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने बोला भाई वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए सायरन, हॉर्न ये सब नहीं लगेंगे गाड़ियों पे, ठीक है? तो ये सारी चीजें हुई, तो सरकारी खर्चों को कम करने की पूरी कवायद की गई। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर, थोड़ा और बेहतर टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए, पहले भी टैक्स अच्छा था, और बेहतर बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा क्या क्या किया गया ये बता रहा हूं आपको, पूरे एलपीजी पॉलिसी में, है ना? जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज थी, गवर्नमेंट दे रही थी, अच्छी बात है, नो डाउट, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही थी उनको थोड़ा, जो बेकार की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी, अननेसेसरी की जो सब्सिडी गवर्नमेंट बांट रही है, सब्सिडी का तो, सब्सिडी सरकार के लिए खर्चा है, हमारे लिए फायदे वाली बात है, ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए तो फायदा ही है, उसको बंद किया गया, ठीक है? गवर्नमेंट की जो इक्विटी होल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया और वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। इनकरेज किया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर को कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करे, है ना? चलिए, और क्या बोला जा रहा है कि मनी क्रिएशन का इजी पाथ बनाया गया, जो आप लोग पढ़ते हो अभी भी। गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया। क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट? एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया। क्या था वो एग्रीमेंट? सितंबर 1994 टू ब्रिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट इन अ
फेस्ड मैनर टू निल बाय 1997 से 1998। क्या बोला गया बेटा, सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि 1997 से 1998 तक हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीरो कर दो, बिल्कुल जीरो। फिजिकल डेफिसिट है वो क्या कर दो, बिल्कुल बिल्कुल जीरो कर दो। आगे देखिए, एक तरीके का रिफॉर्म आर्म था, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। अच्छा, तो आज हम लोग मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म देख लेंगे, फिर हम लोग कैपिटल मार्केट की बात कल से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने समझा फिजिकल रिफॉर्म्स यानी कि फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए जो रिफॉर्म्स लिए गए उनको हम लोग फिजिकल रिफॉर्म्स बोल रहे हैं। सर जी अब हम समझेंगे कौन से रिफॉर्म्स, मॉनिटरी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि जब हमारी इकोनॉमी की स्थिति सही नहीं होती है और आरबीआई स्थिति सही करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो जब आरबीआई कुछ पॉलिसीज बनाती है तो बेटा उस पॉलिसी को बोला जाता है मॉनिटरी पॉलिसी, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो उसे कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो भैया मॉनिटरी और फिजिकल सेक्टर के रिफॉर्म्स लिए गए, फाइनेंशियल सिस्टम को हमारे देश के और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया गया, और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया, फोकस किया गया एनपीए के ऊपर। एनपीए यानी कि बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर, ऐसे एसेट्स जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। इंट्रोड्यूसिंग एंड सस्टेनिंग कंपटीशन को थोड़ा और आप कह सकते हो कि इंप्रूव करने की कोशिश की गई, क्योंकि कंपटीशन इकोनॉमी में रहेगा तो सब लोग अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बैंकों के इंटरेस्ट रेट को कम किया गया ताकि सबको सस्ते में लोन मिल सके, सब लोग अपना बिजनेस कर सके। इंटरेस्ट रेट्स को लिबरल किया गया, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो लोग ले रहे थे उनको मना किया गया। रिडक्शन इन कंट्रोल ऑन बैंक्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों पे पहले बहुत कंट्रोल करती थी, उसको थोड़ा कम किया गया, ठीक है। आगे देखिए, नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बने आज की डेट में, आप जिनको जानते हो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, जिससे कि पब्लिक सेक्टर को काफी ज्यादा कंपटीशन मिला, प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा कंपटीशन, हाँ, अमंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स एंड अच्छा, ये बोला जा रहा है कि भाई कई तरीके के बैंक आ गए, फॉरेन बैंक्स आ गए, पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, ये सारी चीजें। आगे देखिए, रिडक्शन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स नेमली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा कम किया गया। रिजर्व रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं कि भैया अगर आप लोगों ने मुझसे मॉनिटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ी है तो पढ़ी होगी, मैंने आपको पढ़ाया है। मॉनिटरी पॉलिसी में एक पॉलिसी होती है, एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं LRR। मॉनिटरी पॉलिसी में एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, LRR, जिसमें सबसे पहला होता है CRR। देखिए CRR का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो कॉमर्शियल बैंक को जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसे CRR बोलते हैं। वो पैसा जो कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स में से अपने पास रखना पड़ता है, उसको आप खर्च नहीं कर सकते, लोन नहीं बांट सकते बैंक, उनको बोलते हैं SLR। और ये कैश में नहीं होता, ये लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि गोल्ड। और ये SLR और CRR को कम करने की बात करी गई ताकि बैंकों के पास पैसा बचे और वो लोन दे पाए, जिसको जरूरत है वो धंधा व्यापार कर पाए। ये रिकमेंडेशन दी नरसिम्हा कमिटी ने 1991 में। बैंकों को और भी ज्यादा लिबरलाइज किया गया, ठीक है। बैंकों को फ्रीडम दी गई कि वो ओपन कर सकें, रिलोकेट कर सकें और अपनी ब्रांचेस को जब मर्जी हो क्लोज कर सकें। इसके अलावा अकाउंटिंग के नॉर्म्स बनाए गए, जैसे कि एसेट्स को किस तरीके से क्लासिफाई करना है। सर अब ये अकाउंटिंग के नॉर्म्स आपने हमको नहीं पढ़ाया। अबे भाई पढ़ाए हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन नाम से हैं, जाके देख लो, ठीक है। इनकम को किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, इसके रिफॉर्म्स बने। प्रोविजंस फॉर बैड डेप्ट के प्रोविजंस आप लोग जानते हो कैसे बने, ठीक है। नरसिम्हा कमिटी की रिकमेंडेशन ही थी और सिंपल है, और यही था कि भाई जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट किसी कंपनी किसी बैंक के बन रहे हैं वो उस कंपनी या बैंक के सही फाइनेंशियल
पोजीशन को दिखाएं, दर्शाएं। तो ये थी बच्चों आपकी मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, और ये था मैंने आपको पढ़ाया कि भाई फिजिकल डेफिसिट रिफॉर्म क्या होते हैं। ये है 2 तरीके के रिफॉर्म। अभी हम लोग को 3 तरीके के रिफॉर्म और पढ़ने हैं। पहला कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म। अच्छा, एक काम करते हैं सर, आज हम लोग कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स भी देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी कहानी सभी की सुना दी ना, बस वही यहां पे लिखा हुआ है बेटा जी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को, जिसको 1988 में सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई 1992 में। बेटा स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि अब सेबी किसी सरकार के अंदर काम नहीं करेगी, इंडिपेंडेंटली काम करेगी। सेबी हैज बीन मैंडेटेड एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। सेबी को इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया गया बेटा कैपिटल मार्केट का। ये सेबी का मुंबई का हेड ऑफिस है जो आप देख रहे हैं। सेबी के हेड ऑफिस है मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में और चेन्नई में। 4 महानगरों में सेबी के ऑफिस हैं। सेबी अब पूरा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, संचालित करती है, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट बनाती है कि भाई स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो सके, जैसे हर्षद मेहता जी ने किया था, और एडिकेट रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन हो, है ना। मतलब सिंपल सी बात है कि भैया हाउस होल्ड्स अपना पैसा कैपिटल मार्केट में लगाते हैं ताकि उनका पैसा थोड़ा ग्रो कर जाए, और फर्म सेक्टर को पैसा चाहिए होता है। ये सब कुछ इंश्योर करती है सेबी। स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, मनी मार्केट, सब कुछ बढ़िया से चलता रहे, सेबी का काम होता है देखने का। अब आप लोगों ने 3 तरीके के रिफॉर्म पढ़ लिए हैं। इसमें रिफॉर्म क्या है सर? अरे इसमें रिफॉर्म यही है ना, 1988 से 1992 में 4 सालों में सेबी को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दी गई। अब सेबी को किसी भी सरकार के अंदर काम करने की जरूरत नहीं थी। अब हम लोग को 2 तरीके के रिफॉर्म्स पढ़ने हैं जो हम लोग बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे और ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई होप कि बच्चों मेरी वीडियो आपको होली के इस त्योहार पे अच्छी लग रही होंगी, है ना। मैं लगातार आपके लिए लगा हुआ हूं, होली में भी आपको लगातार कह सकते हो ज्ञान के रंग बिखेर रहा हूं, ठीक है। सॉरी, बैड जोक, है ना। सो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में जुड़े रहने के लिए, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ लगातार डाल दूंगा इंडियन इकोनॉमी की। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में जहां पे कुछ और रिजोल्यूशंस और कुछ और रिफॉर्म्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आगे देखेंगे। बाय बाय।